हेलो फ्रेंड्स, मैं घनश्याम आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 4 अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पे जहाँ पे लोगों एवं संस्कृति में इतनी अधिक भिन्नताएं हैं, तो उसमें थोड़ा शासन करना थोड़ा मुश्किल कार्य था भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करना। और इसने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने क्या किया कि एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था। प्रारंभिक दौर इनका हम कहें कि दिल्ली और आगरा से स्टार्ट होता है इनके साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का। उसके बाद 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर ही इन्होंने अधिकार अपना जमा लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसे राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से जो भारतीय उपमहाद्वीप था, तो उपमहाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके, यानी इनके जो भी स्थापत्य कला, प्रशासनिक क्रियाकलाप जो भी थे, इन सबको इन्होंने अपनाया जो मुगल काल में जो चीजें प्रचलित थी। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से ही क्या करते हैं, हमारे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखिए, ये दिल्ली के लाल किला का चित्र इसमें दिखाया गया है। यहीं से इसे दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से ही प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता संग्राम पे क्या करते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि मुगल काल या मुगल कौन थे। तो आइए मुगलों के बारे में जानते हैं। देखिए, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज माने जाते हैं, यानी 2 महान शासक वंशज थे। इनके जो पूर्वज थे, पूर्वज की बात करें तो जो इनकी माता थी, माता जो मंगोल शासक चंगेज खान के वंश की थी। मुगलों की मतलब जहां से इनके वंश का शुरुआत होता है। ये लोग चीन और मध्य एशिया कुछ भागों पे राज करते थे। और जो पिता का वंश है, तो पिता की ओर से ये ईरान, इराक एवं वर्तमान जो तुर्की के शासक है तैमूर, तो ये पिता का जो वंश था इनका, मुगलों का, ये तैमूर वंश के थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खान ने बहुत सारे नरसंहार करवाए थे, तो इसलिए वो उनको अपने आप को कहें कि मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। और यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगरों से संबंधित थी। दूसरी तरफ देखें तो मुगल तैमूर वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। देखिए, इसमें चित्र हम 2 में देखते हैं। इसमें दिखाया गया है कि तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने ओर उसका पुत्र मीर शाह, यानी देखिए चित्र उस समय का दिया गया है। ये है बीच में तैमूर बैठा हुआ है और इसका इधर दिया है कि इसके दाहिने तरफ जो है उसका पुत्र है। और उसके बाद अबू इसमें बाबर के दादा तैमूर की बाईं ओर दिया है कि सुल्तान मोहम्मद मिर्जा और उमर शेख, यानी वो उस समय के इन लोगों का ये संगोष्ठी का कह सकते हैं कि चित्र दिया गया है। आगे देखते हैं हम कि उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। हमें देखने को मिलता है कि आगे हम देखते हैं मुगल सैन्य अभियान। देखिए, ये भी एक सैन्य अभियान का मुगल काल में किस प्रकार से सैन्य अभियान किए जाते थे, इसका चित्र दिया गया है। तो हम आगे देखते हैं मुगल सैन्य अभियान के बारे में। प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1526 से 1530 ने मतलब 1526 से 1530 तक हमें बाबर का शासनकाल देखने को मिलता है। ने जब 1494 में करघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसके कारण अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में क्या किया, काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने। फिर उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हमें देखने को मिलता है कि जो बाबर का युद्ध होता है कहाँ पे, पानीपत में। तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ और इसमें क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। आगे हम देखेंगे
इसमें दिया है कि तारीख 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, जैसे ये सैन्य अभियान है इसके। फिर एक ही इसे आप ध्यान से पढ़िए कि आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे, और मुगलों और अहोम, इसमें आगे अहोम के बारे में अध्याय 7 में दिया है कि पढ़ेंगे, सिखों का अध्ययन हम 8-10 में करेंगे। तो इसे दिया है कि आगे देखते हैं कि इस सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। देखिए इसमें चित्र 4 में दिखा रहा है कि ये जो है 16वीं सदी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था 16वीं शताब्दी में, और बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, इनका तोपों का और गोलाबारियों का। और यही मुख्य कारण माना जाता है कि बाबर के विजयी होने का, कि बाबर इस कारण से भी उस पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था, विजयी हुआ था। आगे हम देखते हैं मुगल सम्राट के बारे में। देखिए प्रमुख अभियान और घटनाएं दिया हुआ है। बाबर का 1526 से 1530 ईस्वी में युद्ध हुआ था, तो ये तो हम मतलब 1526 में पानीपत का युद्ध दिया था। इसमें देखिए इसमें 1526 से 1530 तक कौन कौन से युद्ध बाबर ने लड़े थे। पहला तो 1526 में हमने पानीपत का युद्ध दिखाया, जो कि इब्राहिम लोदी और इनके बीच हुआ था, बाबर के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी हम देखते हैं तो हार जाता है, एवं उसके अफगान जो समर्थक थे इन सबको हराया। 1527 में बाबर ने लड़ा है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। यानी 1527 के ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें भी बाबर ने क्या किया, बाबर ही जीता था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण इसने स्थापित किया था। आगे देखते हैं, यहाँ हुमायूं के समय काल दिया है 1530 से अब 1540 एवं 1555 से 1556। देखिए हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार क्या किया था, जायदाद का बंटवारा किया। अपने प्रत्येक भाई को एक प्रांत उसने दिया, और उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं ने अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। यानी जो इसका भाई था हुमायूं का, मिर्जा कामरान, इसने थोड़ा सा इसका साथ नहीं दिया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान यानी इसका नाम जो आगे पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, तो वही शेर खान है ये। तो 1539 में चौसा के युद्ध में, और 1540 में कन्नौज का युद्ध, यानी कन्नौज के युद्ध में जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। तो 1540 में कन्नौज में भी शेर खान ने दोनों बार क्या किया, हुमायूं को हराया था। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया था। इस पराजय के बाद से ईरान की तरफ भागना पड़ा। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। आगे अकबर का समय काल दिया है 1556 से 1605 ईस्वी तक। देखिए इसमें दिया है कि जो अकबर था ये 13 वर्ष की अल्पायु में ये सम्राट बना था अकबर, और उसके शासनकाल में 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है शासनकाल को। पहला तो है 1556 से 1570। तो 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक थे बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया, और उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों, मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया अकबर ने। और 1568 में से सऊदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया। आगे है कि 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किया इसने। अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, फिर बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए अकबर ने, और जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, और बराबर, खानदेश, अहमदनगर कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया।
अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण थोड़ी लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चल करके क्या बनता है, जहांगीर कहलाया। यानी सलीम कह सकते हैं कि जहांगीर के बचपन का नाम हमें देखने को मिलता है कि सलीम था। आगे देखिए दिया है जहांगीर का समयकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ की सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो कि असफल रहे। आगे है शाहजहां। तो शाहजहां आता सलीम के बाद जहांगीर के बाद आता है जो वो आता है शाहजहां। इसका समयकाल है 1627 से 1658 ईस्वी तक। इसमें है कि दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे और अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध भी अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया और उत्तर पश्चिम में बल्ख पर भी क्या हुआ, कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान किया शाहजहां ने, जो कि एक असफल अभियान रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया कि मुगल साम्राज्य से सुलह करने के लिए। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। इनमें मनमुटाव होने लगा, आपसी कलह होने लगी उत्तराधिकार को लेकर, कौन उत्तराधिकार बनेगा। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। औरंगजेब काफी इसमें से शाहजहां के पुत्रों में थोड़ा ये शक्तिशाली था। दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था औरंगजेब ने, और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए कारागार में कैद कर दिया। यानी शाहजहां के पुत्रों में से जो औरंगजेब था, ये विजय हुआ उत्तराधिकार के लिए कि ये उत्तराधिकार आगे चलाएगा, उत्तराधिकारी बनेगा। बाकी तीनों की हत्या कर दी और अंततः शाहजहां को भी क्या करता है, कारागार में कैद करवा देता है। ये है औरंगजेब। आइए औरंगजेब के बारे में देखते हैं। तो देखिए औरंगजेब का जो समय काल दिया हुआ है कि ये है 1658 से 1707। 1658 से 1707 तक चला। इसका समय काल रहा है तो है कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले और उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः भी अभियान चलाए युद्ध के लिए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था। अंततः वो भी सफाविद ईरान भाग गया। आगे देखते हैं। आगे अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध भी सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने ही राज्य में मिला लिया और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापा मार पद्धति का उपयोग करते थे, और मतलब देखा जाए तो मराठे जो छापा मार पद्धति के उपयोग करके युद्ध जीत जाते थे, वे उसके विरुद्ध इसने अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। युद्ध उत्तराधिकार के लिए प्राय इन लोगों में युद्ध चलता ही रहता था। फिर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो फिर अब उसके बाद कौन उत्तराधिकार होगा, इसके लिए युद्ध चलना प्रारंभ हो गया। आगे देखिए यहाँ दिया है कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। देखिए दिया है कि जहांगीर की जो माँ थी, जहांगीर की माँ कछवाहा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ
एक राठौर राजकुमारी थी और वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर के सलीम की माँ देखें तो वही राजकुमारी जो कि उनका हरखा बाई भी नाम है या फिर जोधाबाई के नाम से जानते हैं, वो भी एक राजपूत थी, राजकुमारी थी। देखिए जो उत्तराधिकार की मुगल की परंपराएं हैं, मुगलों की परंपराएं, इसमें क्या दिया है कि मुगल जो थे ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे कि जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही अपने पिता के राज्य के उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे दाय की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार के विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। और देखिए आगे दिया है कि इसमें ताल के 1 में दिए गए रंगीन उदाहरण को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, या ज्येष्ठाधिकार या सहदायत। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था। देखिए इसमें दिया है कि आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है और अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी कर दिया। यानी कुछ लोगों ने उनसे अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त कर लिए मुगल शासन में, कुछ ने विवाह करने से इनकार कर दिया। आगे देखिए कि मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। जो सिसोदिया राजपूत था वो, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया, उन्हें कई जागीरें दी, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी और पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। यानी जैसे कोई राजपूत यदि उनसे हार भी जाता था तो वो उनको अपमानित नहीं करते थे या फिर नीचा नहीं दिखाते थे, उन्हें क्या करते थे और भी जागीरें देकर कोई बड़े बड़े जागीरदार उनको बना देते थे। और फिर वो भी क्या करते थे, मुगल शासन में मिल करके शासन प्रशासनिक व्यवस्था में अपना योगदान देते थे। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि हो सकता है कभी मुगल सल्तनत कभी कहीं कमी आई, उसकी सत्ता डगमगाई तो क्या कर सकते हैं, ये लोग विरोध भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता था इस संतुलन को हमेशा बनाए रखना। एक बार फिर तालिका 1 देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ आगे देखिए। मतलब वो वही कह रहा है कि जब कोई अपमान करता है या फिर अधिकांश तो या अकबर की बात करें या फिर, तो ये तो बहुत थोड़ा सा उदार विचार का था। यदि कोई हार भी गया है या फिर, तो फिर उसको क्या करता था, अपने राज्य में एक ऊंचा कोई पद देता था, सम्मानजनक व्यवहार करते थे उनके साथ। लेकिन औरंगजेब जो था थोड़ा बहुत खड़ूस था, तो इस तरह से उसने क्या क्या अपमानित किया था शिवाजी को। आगे हम देखते हैं मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे। देखिए मनसबदार व जागीरदार में ये है कि जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में भी नियुक्त करना प्रारंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार जो थे तुर्की थे, लेकिन अब छोटे छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों को भी शामिल किया, भारतीयों को, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित कर लिया था शासन वर्ग में। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी जो नौकरशाह थे जो अपनी सेवा देते थे, उन्हें कहा जाता था मनसबदार। आगे है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए 1 पद, 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व। यानी जिसके जरिए क्या क्या दिया जाता था, उन्हें पद दिया जाता था एक, फिर एक मतलब पद है तो उस पद के अनुसार उन्हें वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व भी दिया जाता था, जो मनसबदार होते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, उतना अधिक वेतन उसे दिया जाता था जितनी उसकी जात की थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यानी जिस प्रकार का मनसबदार उन्हें सौंपा जा रहा है, उस अनुसार उनको उतने घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते भी थे और एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था।
आगे के मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, यानी उनको एक मतलब भूमि दे दी जाती थी और उसी से वो कर वसूल करके अपना क्या करते थे, वेतन प्राप्त करते थे। वो जो भूमि मिलती थी उन्हें कहते थे वो जागीर, यानी जागीर दे दी जाती थी, उस जागीर के वो जागीरदार होते थे मनसबदार। तो और क्या तकरीब इक्ताओं के समान थी, यानी जो जागीर रहती थी तो वो जो जागीर थी उसको इक्ताओं के समान मानी जाती थी वो जागीर। परंतु मनसबदार जो थे मुक्तियों से थोड़ा भिन्न थे। वे अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, जो मनसबदार थे अपनी जागीरों पर रहते नहीं थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, यानी जितना उनको जागीर मिला, जितनी भूमि मिली, बस केवल उससे उन्हें कर एकत्र करने या उनसे बस वो राजस्व एकत्र करने का बस इतना ही अधिकार था। ये नहीं कि उस पे रहते थे, उस पे प्रशासन करते थे, अपना शासन चलाते थे, ऐसा नहीं था। बस वो क्या करते थे, उनका मनसबदारों का कार्य इतना ही था कि उससे वो राजस्व एकत्र करें और उस राजस्व एकत्र करे, राजस्व के द्वारा अपना वेतन प्राप्त करे, अपने साथ साथ जो उनके पास सेनाएं रखते थे उनको वेतन दें। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे और जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में हम देखें तो इन जागीरों को सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता है। मनसबदारी व्यवस्था देखें तो अकबर के शासनकाल में काफी अच्छा था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई, जब अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अब अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में भी कमी होने लगी। फलस्वरूप जो कई जागीरदार थे तो जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे क्या करें, जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रखा था। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यानी यदि कंट्रोल नहीं है तो जो भी मनसबदार होते थे अपने मन चाहा जितना चाहते थे उतना राजस्व वसूल करते थे। इससे किसानों पे दबाव बढ़ेगा, किसानों की समस्याएं होंगी। यदि अधिक से अधिक एक सीमा से बाहर, उचित सीमा से बाहर यदि वो उनसे राजस्व वसूल करते हैं तो फिर किसानों की समस्याएं होंगी। तो फिर ऐसे वो कहेंगे संतुलित रूप में ना तो समाज चल सकता है, ना वो किसानों की व्यवस्था हो पाएगी, फिर असंतुलन उत्पन्न होगा शासन व्यवस्था में। और वही उत्पन्न होने का कारण वही था कि जो औरंगजेब था उस पर नियंत्रण नहीं रखता था, तो उस समय समस्याएं होने लगी। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ चित्र भी दिया गया है कि जो मनसबदार कैसे इन किसानों को मार पीट करके कैसे वसूल कर रहे हैं जागीर, यहाँ से इनसे राजस्व। आगे हम देखते हैं जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार क्या है? देखिए मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो था क्या था, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। और अधिकतर स्थानों पे किसान ग्रामीण कुलीनों, जो ग्रामीण कुलीन हुआ करते थे, यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो वो किसान क्या करते थे, अब जो जमींदार थे उनको ये किसान बीच में एक मुखिया होता था उस गांव का, या स्थानीय सरदार हुआ करते थे, तो वो किसानों से लेते थे राजस्व और वो पहुंचाते थे जमींदारों को। तो ये समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे, इनके लिए जमींदार का प्रयोग करते थे। और जब मध्यस्थ बीच में आएगा तो उससे भी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल टोडरमल जो थे ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर ही प्रत्येक फसल पर नगद रूप में कर व राजस्व निश्चित कर दिया। यानी पहले सावधानिक पूर्वक उसने भूमि का सर्वेक्षण किया, तब उन आंकड़े मिले, उन आंकड़ों के आधार पे नगद रूप में कितना राजस्व किस भूमि पे देना चाहिए। और वो हो सकता है माप कर उसका आकार कितना है, एरिया क्षेत्रफल कितना है, उपजाऊपन कितना है, कितना भूमि से अन्न उत्पादन किया जा सकता है। इन सारे आंकड़ों के बाद उसने राजस्व वसूलना प्रारंभ किया, निश्चित किया कितना राजस्व इस भूमि से देना चाहिए। प्रत्येक सूबे सूबे जो होते थे, प्रांतों को सूबा कहा गया है, प्रांतों को। तो प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व सूची बनाई गई थी, वो राजस्व प्राप्त करने के लिए, जो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जब्त। यानी राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जब्त कहलाती थी।
यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था अभी। कुछ क्षेत्रों में जो जमींदार थे, तो जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। यदि मुगल प्रशासक ज्यादा उनका शोषण करते हैं जमींदारों का, तो वो क्या करते थे, विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर के विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी थी कि यदि वो बहुत अधिक यदि नियंत्रण करते हैं या अधिक शोषण करते हैं, तो ये विद्रोह कर देते थे। आगे दिया अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी में क्या दिया है कि देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। देखिए दिया एक अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी मित्र के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, तो इनके मित्र भी थे, खास मित्र। तो अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था, 3 जिल्दों में लिखा था, जिसका शीर्षक है अकबरनामा। यानी अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। दूसरी जो जिल्द है उसमें है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में, उसके घराने, सेना, राजस्व क्या था, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है आईने अकबरी में। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। तो ये इसके रोचक तथ्य हैं आईने अकबरी का। अकबर की नीतियों के बारे में बात करें तो देखिए दिया है कि अकबर की नीतियां किस प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। और अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था, और सूबे के जो प्रशासक हुआ करते थे वे कहलाते थे सूबेदार, और जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। राजनैतिक सूबेदार उस सूबे के राजनैतिक प्रधान भी होते थे और सैन्य प्रधान भी होते थे सूबेदार। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता है। जो उसका वित्तीय अधिकारी प्रशासनिक और राजनीतिक तो सूबेदार देखता था, प्रशासनिक और राजनीतिक। जो वित्तीय अधिकारी होता था वो कहलाता था दीवान। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का भी सहयोग प्राप्त था। जैसे यहाँ दिया है कि बख्शी जो थे सैनिक वेतनाधिकारी थे। सदर एक पद है। सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री सदर कहलाते थे। और फौजदार जो है सेना नायकों को फौजदार कहते थे। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, तो इनको हम कहते थे कोतवाल। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर के दरबार पे नूरजहां का प्रभाव क्या था, इसमें हम देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह कर लिया। इन मेहरुनिसा नूरजहां का ही नाम है। तो मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह कर लिया। उसने नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार भी रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश, यानी चौकोर मोहर में लिखा है पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई, और हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग में सर्वोत्तम महिला बने। यानी ये क्या है कि कुछ मुहरे हैं, इस पे ये सारी शब्दावलियां उत्कीर्ण की गई हैं। देखिए दिया है कि क्या है मतान्धता, यानी एक ऐसी व्याख्या या कथन
जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो वो कहलाता था मतान्धता, यानी कोई उससे प्रश्न न पूछे उसके, बस उसे मान ले। आगे दिया है कि अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा था। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने, जो उसके उनके जो बड़े पद पे आसीन थे, तो अभिजात यानी उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे, इन अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ने लगी, अपने निजी हितों पर ज्यादा ध्यान देने लगे अभिजात लोग। तो 1570 में अकबर का जब फतेहपुर सीकरी में था, अकबर 1570 ईस्वी में, तो उसने उलेमा जो थे, कह सकते हैं कि धार्मिक गुरु हो गए उनके, ब्राह्मण, जेसुइट और पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे, और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों को साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की, और ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई, फतेहपुर सीकरी में। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में भी थी, विभिन्न लोगों के धर्म को जानना चाहता था, सीखता था, उनके सम्मान भी करता था। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बने कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह अकुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। सुलह अकुल यानी सर्वत्र शांति, यानी सभी धर्म को एक माना जाए, और मतलब सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। तो इससे हम हम कर सकते हैं, सुलह अकुल की नीति अपना के सर्वत्र शांति स्थापित कर सकते हैं। और सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, यानी जो सुलह अकुल की नीति थी, ये क्या करते थे, विभिन्न धर्म के अनुयायियों को, सभी धर्म के अनुयायियों को समान मानता था। ये अंतर नहीं करता था कि ये छोटे हैं तो ये धर्म बड़ा है, इसके धर्मानुयायी छोटे हैं, या इसके धर्मानुयायी बड़े हैं, नहीं, सबको समान मानता था सुलह अकुल की नीति। इसका केंद्र बिंदु थी कि नीति शास्त्र की व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह अकुल इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन ने इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां भी ने अपनाया था, यानी सुलह अकुल की नीति जो अकबर ने जारी की थी, इसे दिया एक जहांगीर वो शाहजहां ने भी अपनाया था। आइए देखते हैं सुलह अकुल नीति में क्या दिया है। अकबर की सुलह अकुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसके चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे, और उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह अकुल के सिद्धांत का पालन किया। आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, यानी 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कैसा था और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य हमें कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ दिया है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासन काल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या जो थी 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। आगे दे रहा है कि जो मुगल सम्राट थे और जो उनके मनसबदार थे, अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार, किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम ही धन बच पाता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे,
और वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तु में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों ने क्या किया था कि मुगल के जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन हुआ करता। जो मुगल काल में जो कुलीन वर्ग थे, उन्हें या जिसे कह सकते हैं अभिजात वर्ग, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली भी हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के जो सेवक थे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। या विशेषकर इसमें जो कुलीन वर्ग के लोग थे वे, इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए, हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वह दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि फिर भी वे 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनैतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, यह राजा और रानियों के बारे में, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है देखिए, इसमें दिया है कि 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। ऑटोमन तुर्की में दिया है कि ऑटोमन यानी तुर्की के सुल्तान सुलेमान इसमें शामिल हैं, जिनका शासनकाल दिया 1520 से 1566 तक। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया था। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि जो बढ़े हुए साम्राज्य थे, साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चल करके देखें तो 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में, जो ऑटोमन क्षेत्र था, ऑटोमन जो साम्राज्य था, जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। आगे है कि अकबर जो थे, अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ये मानी जाती हैं अकबर के समकालीन, यानी जब अकबर का शासन चल रहा था तो उस समय वो इंग्लैंड में शासिका थी। इनका शासनकाल दे रहा है 1518 से 1603। इसमें 1556 से अकबर का भी शुरू होता है। ईरान का सफावी शासक शाह अब्बास 1588 से 1629, और जिसे कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलियेविच यानी बेसिलियेविच, ये 1530 से 1584 ईस्वी तक, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से भी कुख्यात है। तो एलिजाबेथ हो गई, ये हो गई इवान द टेरिबल, फिर सफावी शासक शाह अब्बास, ये सब के सब अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।